अस्सलाम वालेकुम। सन 1886 एक फार्मासिस्ट जिनका नाम था जॉन एस पेम्बरटन, इन्होंने एक फार्मूला दरियाफ्त किया और इस फार्मूले के बारे में ये कहा जाता है कि ये फटीक और हेडेक से बचने का मौसर और करामत फार्मूला था। इस फार्मूले ने आगे चल के आज के दौर में 2023 तक अपनी जर्नी किस तरीके से कंप्लीट की और ये एक कौन सा फेमस ब्रांड बना, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना। हम बात कर रहे हैं कोका कोला कंपनी की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर डील करते हुए इसने दुनिया के बहुत से ममालिक में अपना बिजनेस शुरू किया है। हम बात शुरू करते हैं इसकी एवोल्यूशन से, तो कोका कोला कंपनी किस तरीके से स्टार्ट हुई। जैसा कि आपको पहले बताया कि जॉन एस पेम्बरटन जो कि एक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने इस कंपनी का फार्मूला, इस ब्रांड का फार्मूला जो है दरियाफ्त किया और इब्तदा के अंदर ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट, ये फार्मूला फार्मेसी के ऊपर बिकना शुरू हुआ। पहली फार्मेसी जहां पर इस प्रोडक्ट को बेचा गया उसका नाम है जैकब फार्मेसी और 5 सेंट पर ग्लास के हिसाब से वहां पर ये कोला बनाकर बेचा जाने लगा। और जॉन एस पेम्बरटन ने इस फार्मूले के अंदर कार्बोनेटेड वाटर ऐड करके इसको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह लोगों को मुतारिफ कराया। इसके बाद पेम्बरटन और रॉबिन्सन, ये दोनों पार्टनर्स ने मिलकर 1888 में इस कंपनी को बाकायदा तौर पे इनकॉर्पोरेट करवाया और कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम कोका कोला रखा गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इस फार्मूले की डिमांड बढ़ती चली गई तो वहाँ के मकामी बॉटलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसके लाइसेंस देकर इसके राइट्स दे दिए गए कि वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और वहाँ पर इसकी सेल को स्टार्ट कर सकें। ये राइट्स 1899 में वहाँ के लोकल बॉटलर्स को दिए गए। 1916 में आइकॉनिक बॉटल का जो डिज़ाइन, जो आजकल के दौर में हम देखते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया गया और इस बॉटल के डिज़ाइन को डिज़ाइन किया गया। रूट ग्लास कंपनी वो पहली कंपनी थी जिसने इस बॉटल को डिज़ाइन किया जो आजकल के दौर में हम ग्लास बॉटल की शक्ल में देखते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी एवोल्यूशन में, इसकी तरक्की में वर्ल्ड वॉर 2 का भी बड़ा रोल है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 कोका कोला बॉटलिंग कंपनी ने अपने सोल्जर के मोराल को बूस्ट करने के लिए इस बॉटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, इस फार्मूले को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया अपने सोल्जर्स के दरमियान, अमेरिकन सोल्जर्स के दरमियान, ताकि ड्यूरिंग वॉर वो अपने आप को फ्रेश फील कर सके। 1982 में कोका कोला कंपनी ने अपने ब्रांड को एक्सपेंड करते हुए डाइट कोक मुतारिफ करवाई और अपने पोर्टफोलियो को इन्हेंस करने की गर्ज से डाइट कोक को मुतारिफ करवाया गया। कोका कोला के ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो कोका कोला के ब्रांड्स और प्रोडक्ट 2800 से भी ज़्यादा हैं, जो कि मोर देन 200 कंट्रीज़ के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। हर रीजन, हर कंट्री में ये ब्रांड वेरी करते हैं। किसी कंट्री में अगर एक ब्रांड अवेलेबल है तो ये ज़रूरी नहीं वही ब्रांड दूसरी कंट्री में भी अवेलेबल हो, ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। बेवरेजेस हैं वो कुछ कंट्रीज़ में तो अलाउ होंगी, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री में वो अलाउ नहीं होंगी। इसी तरह बहुत सारे लोग सिर्फ ये समझते हैं कि कोका कोला कंपनी सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह बनाती है और इनमें जो काबिल ज़िक्र ब्रांड हैं वो कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, मिनट मेड, पल्पी और चंद जूसेस शामिल हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। कोका कोला कंपनी के ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके नाम पाकिस्तान में शायद किसी ने सुने भी ना हों। उन ब्रांड्स का मैं एक मुख्तसर सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, ये ब्रांड कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोका कोला, जो इनका एक आइकॉनिक ब्रांड है जो मुख्तलिफ रेंज में आता है। उसके बाद स्प्राइट, उसके बाद फैंटा, डाइट कोक, ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और इसके बारे में आप सबने सुना होगा। इसके बाद डॉक्टर पेपर एक ब्रांड है जो कि अंडर लाइसेंसिंग है और ये खास रीजन्स में पाया जाता है, पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके बाद सी ग्राम वेरियस फ्लेवर में है, ये भी एक सर्टन रीजन के अंदर पाई जाती है। मेलो येलो, ये भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है, पाकिस्तान में। इसके बाद नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की अगर बात की जाए तो इसमें सिंपली प्रीमियम फ्रूट जूसेस हैं। उसके बाद ओडेबला है जिसको स्मूथ जूसेस, इसको भी हम कहते हैं कि ये कुछ कंट्रीज में अवेलेबल था और 2019 के अंदर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऑनेस्ट टी के नाम से ऑर्गेनिक टी कोका कोला कंपनी की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। उसके बाद फ्यूज टी, जिसको रेडी टू ड्रिंक टी भी कहा जाता है, ये भी अवेलेबल है। इसके बाद स्मार्ट वाटर्स के अंदर वेपर डिस्टिल्ड वाटर इसको कहा जाता है, ये भी अवेलेबल है। उसके बाद टोपो चिको एक स्पार्कलिंग मिनरल वाटर है, ये भी आपने इसका शायद नाम सुना हो बहुत सारे लोगों ने। इसके बाद जीको जो कि कोकोनट वाटर है, ये भी पाया जाता है कोका कोला ब्रांड के अंदर। इसके बाद हम रीजन वाइज एक्सपेंशन की बात करते हैं। कोका कोला कंपनी जिसके ब्रांड्स के बारे में आपको बताया, जिसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, इसकी एक्सपेंशन के बारे में बताते हैं। कोका कोला कंपनी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर कब और कैसे पहुँची और पाकिस्तान तक ये कैसे आई। सबसे पहले 1887 में कनाडा के अंदर कोका कोला ने अपना बिजनेस शुरू किया और कनाडा की कंट्री को
इन ब्रांड से मुतारिफ करवाया। 1919 में यूरोप में फर्स्ट बॉटलिंग प्लांट खोला गया और इस तरह यूरोप के अंदर इसकी एक्सपेंशन हुई। इस तरह 1920 में लैटिन अमेरिका के इलाके में कोका कोला को मुतारिफ कराया। 1912 में फिलीपींस और एशियाई कंट्रीज़ के अंदर कोका कोला को मुतारिफ कराया। 1979 में सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, वहाँ पे कोका कोला को मुतारिफ कराया गया और कोका कोला को ये एजाज़ हासिल है कि फ़ॉरेन कंपनी के तौर पे सोवियत यूनियन ने सबसे पहले जिस कंपनी को एक्सेप्ट किया अपने मुल्क में बिज़नेस करने के लिए, वो कोका कोला थी। 1927 में कोका कोला चाइना में मुतारिफ कराई गई, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से और कुछ पॉलिटिकल हालात की वजह से कोका कोला को वहाँ से बहुत जल्द अपना बिजनेस ख़त्म करना पड़ा। इसके बाद दोबारा 1979 में कोका कोला चाइना में मुतारिफ कराई। 1956 में कोका कोला ने अपने कदम भारत यानी इंडिया के अंदर जमाना शुरू किए, मगर 1970 में कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसको वहाँ से वापस आना पड़ा और 1970 से कोका कोला ने अपना बिजनेस फाइंड अप करके इंडिया को छोड़ दिया। लेकिन फिर 1990s के अंदर कोका कोला ने दोबारा से इंडिया के अंदर अपनी मार्केट को इस्टेब्लिश किया। इसी तरह बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कोका कोला 1953 में आई और 1953 से लेके अब तक कोका कोला ने अपने आप को मार्केट लीडर प्रूव किया। बहुत सारी बेवरेज कंपनी पाकिस्तान में भी इस वक्त काम कर रही हैं, लेकिन कोका कोला इज़ वन ऑफ द लीडिंग बेवरेज कंपनी ऑफ पाकिस्तान। अब बात करते हैं कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की इकोनॉमी पर किस तरीके से असरअंदाज होती है। हम बात करेंगे सिर्फ पाकिस्तान के एस्पेक्ट को देखते हुए कि कोका कोला ने पाकिस्तान के अंदर अपने कदम जमाने के बाद इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। कोका कोला का मॉडल बहुत सिंपल है कि जिस कंट्री के अंदर भी अपनी फ्रेंचाइज ओपन की जाती है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स उसी कंपनी से लिया जाता है। आज पाकिस्तान के लाखों लोग कोका कोला कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट, इसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। कोका कोला ने अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों को दिया है। इसके बाद बात करते हैं सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन किसी भी कंपनी की जो है वो बैकबोन होती है। अपनी प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सप्लाई चेन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अल्टीमेटली पाकिस्तान के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं उनको दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों का रोज़गार इस डिपार्टमेंट के साथ भी लिंक है सप्लाई चेन के साथ। प्रोडक्ट्स को डेली फैक्ट्री से लेके, प्लांट से लेके फैक्ट्री तक पहुंचाना, फैक्ट्री से फिर मुख्तलिफ रिटेलर्स तक, होलसेलर्स तक, फ्रेंचाइजीज तक और रेस्टोरेंट्स तक, होटल तक, कैफ़ेज़ तक, इन सारी जगहों तक अप्रोच करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। और ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कोका कोला उसी मुल्क से हायर करता है जिस मुल्क के अंदर उस फ्रेंचाइज को या बिज़नेस को ऑपरेट किया जा रहा होता है। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल की। बहुत सी रिटेल आउटलेट्स जिसमें KFC, मैकडोनल्ड्स, इस तरह की बहुत बड़ी होटल एंड रेस्टोरेंट्स की चेन्स हैं और बहुत से होलसेलर्स हैं। आपको रिटेल मार्केट जो पाकिस्तान में नज़र आती है, कोका कोला उनके साथ भी कंट्रीब्यूट करता है फाइनेंशियली। रिगार्डिंग ब्रांडिंग, उनको चिलर्स देना, चिलर्स के बाद उनको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट देना और फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन जगहों पे जहाँ पे कोका कोला की प्रोडक्ट की रीच नहीं है, वहाँ पे छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज और एजेंसीज बना के कोका कोला अपने मार्जिन्स को उन लोगों तक भी पहुँचाता है जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। अब एक बंदा, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कोका कोला की फ्रेंचाइज लेता है या कोका कोला की एजेंसी हासिल करता है, उस एजेंसी से उसको भी प्रॉफिट मिल रहा होता है और कोका कोला की प्रोडक्ट्स भी सेल आउट हो रही होती हैं। इसी तरह बहुत सारे रिटेलर्स को डिस्काउंट की सूरत में फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा होता है और उनको ब्रांडिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जाती है कोका कोला की तरफ से। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। कोका कोला के बारे में आपने एक चीज़ बहुत कीनली ऑब्जर्व की होगी कि हर मुल्क में बनने वाले जो इश्तहारात हैं, जो एडवर्टीज़मेंट है, वो वहाँ के लोकल सेलिब्रिटीज़ को लेके बनाए जाते हैं। जिस तरह इंडिया में अगर कोई ऐड बन रहा है तो वहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ को पिक किया जाएगा वो इंडियन सेलिब्रिटीज़ होंगे, क्योंकि वहाँ की टारगेट कस्टमर, टारगेट मार्केट और कल्चर एंटायरली डिफरेंट है पाकिस्तान से। इसी तरह कोका कोला जब पाकिस्तान में एडवर्टीज़मेंट करती है तो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँच रहा होता है। इकोनॉमी वाइज हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर रही होती है, हमारे लोगों को काम मिल रहा होता है, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान में आउटडोर एक्टिविटी हो, ATL एक्टिविटी हो, BTL एक्टिविटी हो, TV एड्स हो, उसके अंदर बहुत सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका बेनिफिट हो रहा होता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हों, चाहे वो मार्केटिंग एजेंसीज़ हों और इस तरीके से जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं
उनको भी कैंपेन और एक्टिविटी रन करने के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये कोका कोला का एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह हम गवर्नमेंट और इकोनॉमी के हवाले से कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कोका कोला की, तो टैक्स सिस्टम के अंदर कोका कोला एक बहुत अच्छा टैक्स पेयर है। इसी तरह जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो टैक्सेस के ज़रिए से इकट्ठा होता है, उसके अंदर कोका कोला का कंट्रीब्यूशन काबिल सताइश भी है और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन के हिसाब से कोका कोला से हासिल होता है। इसी तरह हम बात करते हैं कम्युनिटी की सर्विस के हवाले से, तो कोका कोला ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि कम्युनिटी को साथ लेकर चला जाए और एनवायरनमेंट के हवाले से, ह्यूमन सेफ्टी के हवाले से और ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जिसके हवाले से हमारी एक सर्विस है वो कम्युनिटी की भी सर्विस हो सके और कम्युनिटी को भी सर्व किया जा सके। इस हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है 2012 या 13 में एंजेलिना जूली को पाकिस्तान बुलाया गया कि वहाँ पर जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं या जो फ्लड के हवाले से कुछ एरिया बैकवर्ड रह गए हैं, वहाँ पर उसने फ़ंड रेजिंग की और फ़ंड रेजिंग करके कोका कोला के इस इनिशिएटिव की वजह से बहुत सारे लोगों को उनके घर भी मिले और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया गया। जो कंट्रीब्यूशन था कोका कोला का सेल्स के अंदर, वो भी एक स्लोगन उनका था जो इस वक्त एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो ये था कि कोका कोला की हर बॉटल के ऊपर 3 रुपये या 4 रुपये उन विक्टिम्स को या फ्लड रिलीफ के जो फ्लड के जो विक्टिम्स हैं या अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं उनको जाता था। एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया कोका कोला ने और इसी तरह हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस कंपनी ने। ये तो हमने बात की सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। अगर ग्लोबली बात करें तो पॉलर बियर्स की जो नस्ल है उसको मादूम होने से बचाने के लिए कोका कोला ने एक कैंपेन शुरू की थी। इसमें अपने एड्स के अंदर पॉलर बियर्स को दिखाया गया। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पहुंचाना था लोगों तक कि पॉलर बियर की ये जो नस्ल है इसको मादूम होने का ख़तरा है, तो लिहाजा उसको सेव करने के लिए कोका कोला ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि इस तरह की बहुत बड़ी कंपनीज़ को इनका स्पॉन्सर बनाया जाता है क्योंकि इनके अंदर मैस गैदरिंग की बहुत बड़ी स्किल होती है। ये कंपनीज़ बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को करीब लाने का ज़रिया बन सकती हैं, इसीलिए इनको ऐसी स्पॉन्सरशिप करने के लिए आमादा किया जाता है। इन बेनिफिट्स के अलावा अगर हम कोका कोला की कंपनी की बात करें कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो मुश्किलात तो इनको बहुत सारी आई और आज भी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस कंपनी के ड्रॉबैक हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जैसे बहामास हो गई और कुछ ऐसे रीजन हैं अफ्रीका के जहाँ पे कोका कोला को आज भी एंटर नहीं होने दिया जा रहा होता। उसकी वजह यह है कि उन लोगों का बिलीव ये है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बीइंग ए पाकिस्तानी, कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा दौलत का हिस्सा, रेवेन्यू का हिस्सा ये कंपनीज अर्न करके बाहर ले जाती। तो ये एक ड्रॉबैक है। बेशक यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यहाँ पे मार्केटिंग मिलती है, यहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विसेज के हवाले से लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे होते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक जो इस कंपनी का है वो ये है कि हमारे मुल्क का सारा रेवेन्यू इकट्ठा करके, सरमाया इकट्ठा करके ये कंपनीज अपने ओरिजिन में, अपने मुल्क में ले जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।